नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉरलॉक ऑफ द मैगस वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में। चैप्टर 353 जिसका नाम है जायंट सरपेंट ब्रीथ पोशन। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि लेलिन ने 10 साल में क्वाइटली बहुत ज़्यादा पावर गेन कर ली है। आज देखेंगे वो अपनी रिसर्च को आगे कैसे ले जाता है और आरोन की कहानी में क्या ट्विस्ट आता है। चैप्टर की शुरुआत होती है लेलिन के पर्सपेक्टिव से। इन 10 सालों में लेलिन ने सिर्फ ट्रेनिंग नहीं की, उसने ट्वाइलाइट जोन के बारे में हर पॉसिबल इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और अपने एआई चिप के डाटाबेस में स्टोर कर ली। रैंक 2 मैगस होने की वजह से हर जगह उसकी इज्जत होती थी और गिल्ड अपनी सारी इंफॉर्मेशन खुशी से देती थी। उसने अपने कंट्रीब्यूशन पॉइंट से ट्वाइलाइट जोन की बेस्ट रिसर्च भी खरीदी, जो उसकी साउथ कोस्ट की पुरानी नॉलेज के साथ परफेक्टली मैच करती थी। अब वो रेडी है अपने सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट करने के लिए। लेलिन एआई चिप को कमांड देता है, जाइंट सरपेंट ब्रीड पोशन का एक्सपेरिमेंट शुरू करो। ये पोशन कहाँ से आया? एक छोटी सी गिल्ड के स्टोरेज में मिला था। एक इनकम्प्लीट एंशियंट रेसिपी और स्पिरिचुअल फोर्स बढ़ाने के लिए काम आता है। लेलिन और एआई चिप ने मिलकर इसे कम्प्लीटली मॉडिफाई किया, अपने जाइंट कीमियन सरपेंट ब्लड लाइन के हिसाब से कस्टमाइज किया और नया नाम दिया, जाइंट सरपेंट ब्रीथ। दोस्तों, ये समझाना एकदम ना ज़रूरी है। रैंक 2 वॉरलॉक बन जाने के बाद लेलिन की पुरानी सारी पोशंस जैसे टीयर ऑफ मैरी अब उसके किसी काम की नहीं रही। उसे एक नए लेवल की पोशन चाहिए थी जो उसकी स्पिरिचुअल फोर्स और बढ़ाए। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, अर्थन फेंट का दिल। वो मिलना ना बहुत मुश्किल था। बिना उस इंग्रेडिएंट के पोशन बन ही नहीं सकती। और अब वो इंग्रेडिएंट मिल गई है, 50 अर्थन फेंट हार्ट्स। तो अब कोई रुकावट नहीं है। लेकिन यह भी जानता है कि ना उसकी स्पिरिचुअल फोर्स की ग्रोथ अब स्लो हो रही है। ये हाई ग्रेड मेडिटेशन टेक्निक में कॉमन है, जितना आगे बढ़ोगे उतना मुश्किल होता जाएगा। इसलिए ये पोशन बिल्कुल सही वक्त पर आई है। अब सीन शिफ्ट होता है आरोन पे, जो अब 10 साल बाद अपने गिल्ड हेडक्वार्टर वापस आया है। आरोन इमोशनल हो जाता है अपना पुराना हेडक्वार्टर देख के। लेकिन वही एक मतलब ना वहाँ पर एक एक्लोइटी था, उसे देख के शॉक हो जाता है। बोलता है, तुम अभी तक जिंदा हो? डोलन से भागा है क्या? और फिर सीन और ना ड्रामेटिक हो जाता है। एक यंग नोबल एक्लोइटी निकलता है सराउंडेड बाय फॉलोअर्स। उसके साथ वो लड़की भी है जिसने आरोन को धोखा दिया था। वो लड़की आरोन के हाथ छोड़ के उस नोबल के पास चली गई थी और उसी ने सजेस्ट किया था कि आरोन को डोलन सिटी भेजा जाए। बेसिकली उसने आरोन को मरने के लिए भेजा था। नोबल एरोगेंटली बोलता है, वो मेरी है, सीधा रे, वरना। और आरोन को ना एक बेगर की तरह ना हाथ हिला के ना डिसमिस कर देता है। एक्लोइटी हंस रहे हैं, मॉक कर रहे हैं और फिर बोम, आरोन अपना ऑफिशियल मैगोस लेवल स्पिरिचुअल फोर्स रिलीज करता है। इतना पावरफुल ओरा निकलता है कि सारे एक्लोइटी जमीन पे गिर जाते हैं। हिलने की भी हिम्मत नहीं। नोबल का चेहरा पीला पड़ जाता है और वो लड़की, पहले रिग्रेट, फिर फियर, फिर रेजेंट, क्योंकि ना वो क्या बोलें यार, कच्चा माल उसने फेंका था। अपना जो पहले का फ्योंसी थी ना इसकी, तो उसे एकदम ना बेघर कर दिया था। वो आज ऑफिशियल मैगोस बन गया है, तो उसको गिल्ट हो रहा है और डर भी लग रहा है। गिल्ड का एक वाइट हेयर्ड बुड्ढा मैगोस, आरोन का पुराना मेंटर, एकदम फ्लैश करके वहाँ पहुँच जाता है और आरोन उसे बो करके कहता है, मेंटर, मैं वापस आ गया। कुछ घंटे बाद मेंटर के ऑफिस में मेंटर खुश हो रहा है कि ना आरोन ऑफिशियल मैगोस बन गया है। लेकिन आरोन के अंदर क्या चल रहा है? वो सोच रहा है, अगर मेंटर मुझे सच में केयर करता तो उसने काफ़ी पहले पता कर लिया होता कि वो तो समझ रहा है, समझ रहा था कि ना मैं डोलन में मर गया हूँ। लेकिन ना आरोन आरोन एक सीजन्ड वॉरियर बन चुका है। 10 साल में वॉर जोन में बिताए हैं उसने। वो अपने इमोशन छुपा लेता है परफेक्टली। फिर वो ब्लेजिंग हार्ट मेडिटेशन टेक्निक और ऑफिशियल मैगोस की फैसिलिटीज मांगता है ऑफिशियली एज अ फ्रंट, क्योंकि वो एक्चुअली वो सीक्रेट फ्लेम यूज कर रहा है। तो जो लेलिन ने दिया था ना वही यूज कर रहा है। मेंटोर टेस्ट लेने की बात करता है और आरोन कॉन्फिडेंटली एग्री करता है, क्योंकि लेलिन का रिंग उसका ऑरा परफेक्टली हाइड कर सकता था। आरोन अंदर ही अंदर मर्लिन से बात करता है, ग्रैंडपा मर्लिन, ब्लेजिंग हट
क्यों मांगना? मर्लिन एक्सप्लेन करता है, कवर स्टोरी जरूरी है। अगर सडनली आरोन इतना पावरफुल हो गया तो लोगों को एक्सप्लेनेशन चाहिए। गिल्ड की रिसोर्स भी काम आएगी। और साथ में मर्लिन आरोन को मेटियोर सोर्ड का ब्लूप्रिंट देता है, एक हाई ग्रेड मैजिक आर्टिफैक्ट। आरोन एक्साइटेड हो जाता है। ऑफिशियल मैगोस लेवल पे हाई ग्रेड मेडिटेशन जो मैजिक आर्टिफैक्ट मिलना ना बहुत बड़ी बात होती है। अब असली ट्विस्ट ना आता है। एआई चिप प्रॉम्प्ट करता है, हाई ग्रेड मेडिटेशन टेक्निक ब्लेजिंग फ्लेम रिकॉर्डेड डाटाबेस में सेव हो रही है। यानी आरन को जो ब्लेजिंग हट मिली वो लेलिन को भी मिल गई। ये एक और रीजन था लेलिन के आरन को यूज करने का, डिफरेंट गिल्ड की मेडिटेशन टेक्निक कलेक्ट करना। और मीटियोर शॉट वो एक्चुअली लेलिन ने अपने लिए डिजाइन की है। इंस्पिरेशन मिली थी साउथ कोस्ट के रे ऑफ डाउन आर्टिफैक्ट से। आरन को सिर्फ मटेरियल ढूंढने मतलब ढूंढवाने के लिए ना यूज कर रहा था वो। अब बड़ा पिक्चर समझते हैं। लेलिन ने कई एक्लोइटॉइड्स को सेक्रेट फ्लेम की मॉडिफाइड वर्जन दी हुई है। सबको एक ग्रैंडपा मर्लिन के रूप में गाइड कर रहा है। ये सब उसके गेन्युआ पिग हैं। इनकी प्रोफेसी पावर से लेलिन फ्यूचर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, अपने लिए रेयर मटेरियल ढूंढवाता है, डिफरेंट गिल्ड की मेडिटेशन टेक्निक हासिल करता है। और सबसे डेंजरस बात, इन्हें ये पता भी नहीं कि वो एक मास्टरमाइंड की पपेट हैं। तो एक ब्लॉन्ड फीमेल एक्लोइटी की आंखें उलट जाती हैं, सीन शिफ्ट होता है। उसका बॉडी न कांप रहा है और उसके स्कैटर्ड विजन लेलिन तक पहुंचते हैं। क्या देखा उसने? क्या कोई बड़ा खतरा है? सिग्नल है? क्या है भाई, क्या देखा उसने? अब न फिर से न सीन शिफ्ट होता है। अब देखते हैं अपना लेलिन का, जो अपनी लेबोरेटरी में एक गोल्डन क्रिस्टल देख रहा है। उस क्रिस्टल में गोल्डन लिक्विड भर रहा है और लेनिन सोच रहा है कि ये किसका प्रोग्रेस ट्रैक कर रहा है। और दोस्तों ये है वही अपना बेल यानी बाइलिन। लेनिन की इमेज में बेल का चेहरा आता है और लेनिन को होठों पर एक स्माइल आ जाती है। वो सोचता है डेस्टिनी की इस बच्चे की ग्रोथ रेट शायद मुझसे भी ज़्यादा है। रिमेंबर करो, जब लेनिन ने पहली बार बाइलिन को टेस्ट किया था तो उसकी एप्टीट्यूड बिल्कुल ऑर्डिनरी थी। मैगस बनना उसके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता था, लेकिन डेस्टिनी ने कुछ और ही सोचा था। अब सीन फिर से शिफ्ट होता है बेल पर। बेल और मैफिस एक डार्क एल्फ मतलब न खड़े हैं एक पिच ब्लैक होल के सामने। ये जगह है अंडरग्राउंड विंटर स्पाइडर एम्परर का घर। मैफिस एक्सप्लेन करता है, अगर हम इस एम्परर को मार दे या कंट्रोल कर लें तो सारी अंडरग्राउंड विंटर स्पाइडर आर्मी टूट जाएगी और ये वार ख़त्म हो सकती है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैफिस खुद अंदर नहीं जा सकता क्योंकि जो भी डार्क एल्फ स्पाइडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में बाइंड है वो एम्परर को जगा देगा सिर्फ अपनी प्रेजेंस से। तो ये डेंजरस मिशन सिर्फ बेल को अकेले करना होगा। तो अब बाइलिन के सामने एक बिजार क्रीचर है, एक ह्यूज मेटल बॉल जिसमें डजन ऑफ आइज हैं। ये क्रीचर बेल को बार बार वार्न कर रहा है, तू रैंक 2 के अगेंस्ट नहीं जीत सकता, मैं भी साथ हूँ, तब भी हम दोनों सरवाइव नहीं करेंगे। लेकिन ना यहाँ पर बेल ऑर्डर देता है और वो क्रीचर उसके साथ ना फ्यूज हो गया। उसने बाइलिन को पूरे बॉडी पर एक डार्क रेड आर्मर बना दिया जिसमें भी कई आंखें थी। और इस आर्मर के साथ बेल की ऑरा डायरेक्टली ऑफिशियल मैगोस लेवल पर न पहुंच गई। ये है बायो बूस्टर आर्मर, एक एंशियंट मैगोस ट्रेडिशन का हिस्सा। मेफिस ने न बाइलिन को एक मैप और एमुलेट दिया और बोला, बेस्ट ऑफ लक मेरे दोस्त। और बेल अपनी मेटेलिक रेड विंग एकदम फैलाते हुए उसी हॉल में न कूद गया। अब लेलिन हमें न थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देता है। एंशियंट टाइम में कई अलग अलग मैगोस ब्रांचेस थी, जैसे ब्लड लाइन वॉरलॉक, एलिमेंटल बार्ड, स्टील नाइट और रिसेंटली डिस्कवर्ड मतलब रेड डिस्कवर्ड बायोबूस्टर। मतलब ये 4 तरीके की बहुत फेमस थी, वॉरलॉक, एलिमेंटल और स्टील और ये बायोबूस्टर। बायोबूस्टर बनने के लिए पर्सन में दोनों क्वालिटीज़ होनी चाहिए, नाइट की भी और मैगस की भी, प्लस उन्हें एक बायो बूस्टर आर्मर इनहेरिट करना पड़ता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये आर्मर खुद का खुद होस्ट की बॉडी को इवॉल्व करता रहता है। बाइलिन बिल्कुल परफेक्ट फिट है इस पाथ के लिए। और लेलिन के नेक में मतलब नेक में ना जो कॉइन है ना वो एकदम गर्म हो गया जब बाइलिन हॉल में कूदा।
मतलब दोनों के बीच एक मिस्टीरियस कनेक्शन है। अब सीन शिफ्ट होता है एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन पर। लेलिन अपने फ्रेंड मैगोस फेंडिक के साथ बात कर रहा है वार की सिचुएशन के बारे में। फेंडिक्स बोलता है, ट्री पार्टी डिफेंस होल्ड कर रहा है, डार्क एल्व्स का अंदर भी ऐसी मतलब अभी डिसेंटिंग वॉइस का आ रहा है। अगर कोई बड़ा चेंज नहीं हुआ तो ये वार 5 सालों में ख़त्म हो सकती है। लेलिन भी यही सोचता था। तो दोनों एग्री करते हैं। लेकिन तभी बैंग, दरवाज़ा खुलता है और एक रैंक टू मैगोस अंदर आता है, चेहरा बिल्कुल सीरियस। बोलता है, नॉर्थ में कुछ हुआ है। और यहाँ पर ना रियल ट्विस्ट आता है। थोड़ी देर पहले पोर्टी सिटी, नॉर्थ की डिफेंस का सेंटर, एक यंग मैगोस लॉन्ग बॉटम भाग के आता है नॉर्थन कमांडर लॉर्ड यार्डे के पास। वो कहता है उसके पास कुछ प्रेसिंग इंफॉर्मेशन है। एक स्क्रोल जो उसने डार्क एल्फ से लिया है। स्क्रोल चेक होता है, कोई जो डेंजरस एनर्जी है ना नहीं है। स्पिरिट गेनी के गेनी ने क्लियर कर दिया है। याडे है ना, स्क्रोल खोलता है और उस पर एक मैप दिखता है रेड मार्किंग के साथ। लेकिन तभी स्क्रोल से एक ट्रांसुलेंट ब्लैक सीड निकलता है और डायरेक्टली याडे के फोरहेड में घुस जाता है। याडे चिल्लाता है, अ पैरासाइट सीड, और उसकी बॉडी ब्लैक वाइन्स और टेंड्रियल से एकदम ना ढक जाती है। स्पिरिट गेनी अलार्म बजाने लगता है, स्पेल एक्टिवेट होने लगते हैं। लेकिन लॉन्ग बॉटम के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाता है। वो एक ब्लैक रे चलाता है। याडे के पीछे की ऑयल पेंटिंग टूट जाती है और उसमें एक कॉम्प्लिकेटेड स्पेल फॉर्मेशन छुपी है। लॉन्ग बॉटम ने ये सब पहले से प्लान किया था। ये था एक प्योर इनसाइड जॉब, एक बिट्रियल, धोखा दिया है। लॉन्ग बॉटम बिना किसी हेजिटेशन के स्पिरिट गेनी का कोर डिस्ट्रॉय कर देता है एक पावरफुल शॉक वेव से। और जैसे ही स्पिरिट गेनी की आवाज़ बंद होती है, पूरे पोर्टी सिटी में कियोस मच जाता है। बाहर डार्क एल्व्स और डार्कनेस क्रिएचर ने ऑलरेडी सब बड़ा अटैक लॉन्च कर दिया था। जैसे उन्हें पहले से ही पता था, डिफेंस स्पेल फॉर्मेशन जो स्पिरिट गेनी के बिना काम नहीं कर सकती, टूट जाती है। दो मैगस दरवाजे से बाहर आते हैं। ये क्या कर रहे हो तुम, ये क्या कर रहे हो? लॉन्ग बॉटम का जवाब सुनो, लाइफ एब्जॉर्शन दोस्त। वो अपने हाथ हिलाता है, ग्रीन बीम्स दोनों मैजिक मैगस पर एकदम पड़ती है और वो आंखें के सामने बुड्ढे होने लगते हैं। उनकी लाइफ फोर्स ड्रेन हो जाती है। ये आदमी प्योर इविल है, कोई मर्सी नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं। लॉन्ग बॉटम कुछ मटेरियल निकालता है और एक पर्पल ग्लोइंग स्पेल फॉर्मेशन सेटअप करता है। और फिर रंबल, सीलिंग टूट जाती है और हाथ बड़ी जो है ना 8 बड़ी बड़ी स्पाइडर लेग्स अंदर घुसाती हैं। एक जाइंट स्पाइडर अंदर आता है और उसके ऊपर बैठा है एक बिल्कुल नंगा गल। नंगी गल है भाई, एकदम पॉइंटी ईयर, पेल स्किन और एक कैप्टिवेटिंग स्माइल। ये है डार्क एल्वन एम्पायर की एम्प्रेस, एक मैट्रियाज। लॉन्ग बॉटम तुरंत झुक जाता है, ग्रीटिंग मैट्रियाज। एम्प्रस जो है मुस्कुराती है और कहती है, वेल डन लॉन्ग बॉटम, तूने अच्छा काम किया। लेकिन एक बात, तूने यार्डे का क्लोन ट्रैप किया था, रियल बॉडी नहीं। प्लॉट ट्विस्ट भाई। लॉन्ग बॉटम शॉक में आ जाता है, क्लोन? एम्प्रेस हंसती है और कहती है, दो प्योर वाइट एरोज ऑफ लाइट चलते हैं, ट्रेंडियल टूट जाते हैं और एक हैजी फिगर बाहर निकलता है और एक नई बॉडी में इंटर कर जाता है। यार्डे हवा में फ्लोट कर रहा है, उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रही है। एम्प्रेस हंसती है, तेरा क्लोन टूट गया है, अब तेरी कितनी स्ट्रेंथ बची है, 70 या 80? फिर एम्प्रेस की पीठ फट जाती है और एक मॉन्स्टर निकलता है, हाफ ह्यूमन हाफ स्पाइडर। और एक डार्कनेस वेव होती है ना, यार्डे को ना अपनी तरफ ना लपेट में ले लेती है। ये था प्रोटेक्टर यार्डे का आखिरी मोमेंट। हॉरिजन में खड़े दूसरे मैंगोस हैरान है, क्योंकि डार्क एल्विस के साथ अब ड्वार्फ्स और गेनोमिज वो लोग भी आए हैं। आधे दिन बाद पूरे ट्वाइलाइट जोन में ये खबर फैल जाती है, पोर्टी सिटी गिर गई है। डार्क एल्वन एम्प्रायस ने खुद प्रोटेक्टर यार्डे को मार दिया है। ड्वार्फ्स और गेनोमी भी दुश्मनी की साइड जोन कर चुके हैं। और फिर पूरे नॉर्थन रीजन अब एनिमी के हाथ में है। स्ट्रीट पर अंडरग्राउंड विंटर स्पाइडर नाइट पेट्रोल कर रहे हैं। ड्वार्फ्स एकदम वॉरियर और गेनुमी पपेटर
खुलेआम घूम रहे हैं। ट्वाइलाइट जोन के ह्यूमन का एक एक जो होता है ना पांचवा हिस्सा, ऐसा कुछ, मतलब जो ट्वाइलाइट जोन के ह्यूमन है ना, उन लोगों का पांचवा हिस्सा ना एकदम मर गए हैं। एम्प्रेस लॉन्ग बटम को बुलाती है और उसकी तारीफ करती है, लेकिन फिर वो उसे ना एक नया मिशन देती है, सेंट्रल रीजन में जाओ और मैगस के खिलाफ नफरत फैलाओ। लॉन्ग बटम कंफ्यूज होता है, नफरत क्यों? एम्प्रेस एकदम एक्सप्लेन करती है। वो बोलती है, मैगस और नोबल सारे नॉलेज और पावर अपने पास रखे हैं, आम इंसान सदियों से पीछे जा रहे हैं। भूख, जुल्म, डिस्क्रिमिनेशन, सब कुछ सहा है उन्होंने। अभी सिर्फ एक स्पार्क चाहिए, एक रिवोल्यूशन के लिए सेंट्रल रीजन में जाओ, अनरेस्ट एकदम अनरेस्ट फैलाओ, और हाँ, हाई ग्रेड मेडिटेशन टेक्निक भी स्प्रेड करो लोगों में। लॉन्ग बॉटम सोचता है, और वो जानता है ये सच है, कॉमन पीपल की जिंदगी वाकई बहुत मुश्किल थी मैगस के राज में। नोबल कुछ भी पिन कर सकते थे कॉमनर पर, एप्टीट्यूड होने के बावजूद अंदर आना मुश्किल था। गिल्ड में इंटर करो तो गेनुआ पिग बन जाते थे, और एकदम बना दिया जाता था, बिना वजह मारा भी जा सकता था। लेकिन अब मैगस ऑलरेडी एक बड़े दुश्मन से लड़ रहे हैं। अगर अंदर से भी रेविलियन शुरू हो जाए तो ये बहुत जल्दी टूट जाएगा। लॉन्ग बटन मन में जाता है, वो अब मानना ही था उसको तो मान जाता है, लेकिन उसका असली कारण रिवेंज। वो अपने दिल में चिल्लाता है, लेलिन, जो तूने मेरे साथ किया उसके लिए मैं तुझे हजारों बार तकलीफ दूंगा, प्रॉमिस। अब सीन शिफ्ट होता है लेलिन पर। जब फीमेल रैंक टू मैगस लॉन्ग बॉटम का नाम लेता है, लेलिन का चेहरे पर एक स्ट्रेंज एक्सप्रेशन आता है, हंसना भी और रोना भी। ये नाम कोइंसिडेंस भी ना हो सकता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है ये वही लॉन्ग बॉटम है, पोर्टर टाउन का वो छोटा सा लड़का। याद करो, जब लेलिन पोर्टर टाउन में था, एक लड़का था लॉन्ग बॉटम जो बेटर अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए चला गया था। लेलिन ने सोचा था कि उसकी सक्सेस की चांस बहुत कम है, लेकिन वो रैंक 1 मैगोस बन गया, और अब वो ट्रेटर है, पूरी ह्यूमन रेस का दुश्मन बन चुका है। लेलिन सोचता है, पोर्टर टाउन, यह जगह ट्वाइलाइट जोन की डेस्टिनी का कवरेज पॉइंट है। एक छोटी सी कॉमन टाउन जिसने दो डेस्टिनी के डार्लिंग दिए, बाइलिन जो हीरो पाथ पर है, लॉन्ग बॉटम जो विलन पाथ पे है। लिलिन को एक प्रीमोनिशन आता है, ये दोनों एक दिन मिलेंगे, और वो दिन ट्वाइलाइट जोन की पावर ऑफ डेस्टिनी का सबसे बड़ा मोमेंट होगा। और फिर लेलिन का एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ सोचता है, मैं ही इस सब का क्रिएटर हूँ, मैं ही इस सब का ख़त्म करूँगा। बाकी मैगोस, फेंडिक्स और फीमेल मैगोस बिल्कुल टेंशन में। फेंडिक्स कहता है, पूरा नॉर्थ चला गया, हमारी एक पांचवी पावर खत्म हो गई है, और अब ड्वार्फ्स और गैनोमीज भी आ गए हैं, हम क्लियरली डिसएडवांटेज में हैं। ये वार एकदम एक साइड में झुक गई है, बदल सकती है। सब वार काउंसिल बुलाने की बात करते हैं, सारे रिसोर्स मोबिलाइज करनी होंगी। लेकिन तभी लेलिन की रिंग ग्लो करती है, वो सीधा खड़ा होता है और अनाउंस करता है, डार्क एल्व्स फिर से ऑफेंस पर हैं, 3 इलाइट अंडरग्राउंड विंटर स्पाइडर नाइट रेजिमेंट कंफर्म, और तीनों के साथ 3 मैट्रियाज हैं। फेंडिक्स एकदम गुस्से में उठता है, वो बड़े कान वाले साले, ये सही कुछ बोल रहा है भाई, मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर लिखा ही है। अब कुछ टाइम बाद का दिखाया जाता है गोलन सिटी में, जहां इमरजेंसी सायरन पूरे शहर में गूंज रहा है। लेलिन, फेंडिक्स और फीमेल मैगोस, 2 मैगोस, तीनों सिटी के सामने हवा में फ्लोट कर रहे हैं। और जो सीन उनके सामने है वो देख के दिल एकदम डरा जाता है। लेलिन थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देता है, 10 सालों की इस वार में डार्कनेस क्रिएचर की संख्या काफ़ी कम हो गई थी, बीस्ट एम्परर ऑलरेडी विड्रॉ करने की सोच रहे थे। अगर नॉर्थ एकदम गिरा नहीं होता तो ये वार कुछ सालों में ख़त्म हो जाती। लेकिन अब सिचुएशन बिल्कुल अलग है, ड्वार्फ्स और गेनोमिज आ गए हैं, और अब ह्यूमन एग्जिस्टेंस फेस कर रहे हैं। और फिर लेलिन नीचे देखता है, और जो देखता है वो स्पाइन चिलिंग है भाई। 3 रेजिमेंट ऑफ अंडरग्राउंड विंटर स्पाइडर नाइट, लेलिन डिस्क्राइब करता है, ह्यूज स्पाइडर लेग्स जमीन पर चल रहे हैं, बिल्कुल साइलेंटली। डार्क एल्फ राइडर हैं ये, और वो लोग एकदम ना पहना हुआ है उन लोगों ने आर्मर वेरवर, ऊपर से हैंडसम फेस और लाइंसेस,
बिल्कुल किसी रॉयल पैरेड जैसा लग रहा है। लेकिन ये सिर्फ दिखावा नहीं है। उसने उसने जो ब्लड लस्ट मतलब निकाल रहे हैं ना, वो जो ब्लड लस्ट रहता है वो रियल है। ये लोग बैटल एकदम ना बैटल वॉरियर हैं। फेंडिक्स एकदम सीरियसली बोलता है, ये डार्क एल्वन रॉयल फैमिली के नाइट हैं। मैं एक्सेप्ट नहीं किया था कि इन्हें भेजा जाएगा। फीमेल मैगस ऐड करती है, इलाइट अंडरग्राउंड जो विंटर स्पाइडर नाइट हमारे ग्रैंड नाइट से थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है, वाइस कैप्टन लेवल पर, और ऊपर से ऑफिशियल मैगस के बराबर है। और यहाँ तीन तीन जो 3000 है, मतलब 3000 है, 3 रेजिमेंट ऑफ द 1000 ईच। ये डोलन सिटी को एक ही बार में जीतना चाहते हैं। लेलिन कामली पूछता है, क्या हमें एक्ट करना चाहिए? फेंडिक्स एकदम वॉरीली मुस्कुराता है, कोई चॉइस नहीं, लेकिन उनके मेट्रियाज हमारे रैंक 2 मैगस को रोक लेंगे। मुझे उनके बॉडी से एबीएस की पावर फील हो रही है। गारंटी नहीं कि हम जीतेंगे। लेनिन कुछ सेकंड सोचता है और फिर कहता है, कोई चॉइस नहीं? वो उसे करना पड़ेगा। मतलब ना यहाँ पर ना कुछ यूज करने की बात हो रही है, को होगा कुछ यार। और फेंडिक्स एकदम हेजिटेट करते हुए बोलते हैं, लेकिन वो तो हमारा ट्रम्प कार्ड था, फाइनल बैटल के लिए सेव किया गया था। फीमेल मैगस बीच में आती है, ये फाइनल बैटल है। मैं एग्री करती हूँ। फेंडिक्स एक बार डार्क एल्वेन आर्मी देखता है और एक वरी स्माइल के साथ एग्री कर जाता है। ठीक है, शायद यही फाइनल, एकदम वाकई फाइनल बैटल है। तीनों मैगस सीक्रेट इम्प्रिंट के जरिए ऑर्डर भेजते हैं और ग्राउंड ट्रूप सिटी वॉल्स पर कुछ स्पेशल आइटम लाते हैं। ये आइटम है बड़े बड़े एकदम केक्स, बिल्कुल बियर बैरल जैसे, आयरन हुप से सिक्योर, और उन पर ब्लड रेड लेटर में लिखा हुआ है, डेंजर। तीनों मैगस एकदम सिटी वॉल पर खड़े होते हैं और वेट करते हैं। डार्क एल्स की तरफ से सिग्नल आता है और एक ह्यूज वेव ऑफ डार्कनेस क्रिएचर डोनल्ड सिटी की तरफ चार्ज करती है। थर्ड लेयर ऑफ डिफेंस इंगेज करो। सिटी वॉल पर एक लाइट ब्लास्ट होती है, डिफेंस रूइंस एक्टिवेट होते हैं और टेरिफाइंग एनर्जी पार्टिकल बाहर की तरफ ना एकदम शूट होते हैं। डार्कनेस क्रिएचर मल्टीपल एलिमेंट के पार्टिकल से एकदम ना छेद दिए जाते हैं। फ्लैश और ब्लड की बारिश होती है। कुछ पावरफुल क्रिएचर अटैक डोज करते हैं, अपने साथियों की लाशों पर चढ़ते हैं और वॉल तक पहुंच जाते हैं। वॉल पर ब्लड और फायर का सीन है। मैगस और नाइट स्पेल और एनर्जी से लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार डार्कनेस क्रिएचर अर्थ नहीं, मतलब ना क्या बोलें, अर्थ ही नहीं है। पहले वो रिट्रीट कर जाते थे, मारने पर एकदम पेल वेल देते थे। अब वो आंखें लाल करके बिना डर के चार्ज कर रहे हैं। फिर तक एकदम ना इलाइट अंडरग्राउंड विंटर स्पाइडर नाइट एडवांस करते हैं। 3000 नाइट एक साथ मूव करते हैं, जैसे स्टील की एक सुनामी आ रही हो। उनके स्पाइडर की बार्ब्ड लेग वॉल पर ऐसे चढ़ते हैं ना, जैसे बिल्कुल लेवल ग्राउंड हो। जो चीज डार्कनेस क्रिएचर के लिए एकदम ना बहुत आसान है, वो इन नाइट के लिए कुछ भी नहीं है। एक नाइट वॉल पर चढ़ता है, अपना ब्लैक लांस घुमाता है और स्नोई वाइट एकदम ना ज्वेलिन निकालता है, जैसे ना फूल खिल रहे हों। लेदर आर्मर वाले जो सोल्जर थे ना, कोलैप्स एकदम कोलैप्स हो जाते हैं। ब्लड एकदम चारों तरफ फैल जाता है, यहाँ तक कि हैवी आर्मर वाले नाइट भी ना एकदम कोलैप्स होने लगते हैं। इन इलाइट नाइट के सामने रेगुलर सोल्जर और नाइट एक ही हिट में ना मरे जाते थे। सिर्फ ग्रैंड नाइट का ही चांस है थोड़ा बहुत। मैगस इमिडिएटली काउंटर अटैक करते हैं। सेकेंडरी एनर्जी फायरवॉल, वाइन विंडिंग, आईसी पियर्ल, वॉल पर न छेदने वाले नाइट, कलरफुल मैजिकल स्पेल में न डूब जाते हैं वो लोग। पावरफुल बॉडीज और स्पाइडर टीयर इनटू पीस। मतलब अभी ये लोग ना, जो स्पाइडर है ना, जो एल्फ के तरफ ना अटैक कर रहे हैं इधर डोलन सिटी वाले। एक ग्लीमी आर्मर वाला नाइट बड़ी स्पाइडर पर ना सवार चिल्लाता है, हैंड्स ऑफ कोरिजन। हवा में से ना काले एकदम हथेली निकलने लगती है और एक लेवल 3 एक्लोइटी का चेहरा पकड़ लेते हैं। वो इंस्टेंटली एकदम ना डिकाई करने लगता है, क्या बोले, वो एकदम रेजिस्ट करने लगता है और ब्लड और फ्लैश गल के बह जाते हैं। और वो चिल में एकदम, क्या बोले, उसको तो मार दिया, ये एकदम चिल में है। एक वाइट हेयर्ड मिडल एज्ड मैगस वार्न करता है, सावधान, ये वाइस कैप्टन है, ऑफिशियल मैगस लेवल की स्ट्रेंट है। लेलिन नीचे देखता है, सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही है।
मतलब उसे अच्छी नहीं लग रही है। तीनों रैंक 2 मैगस फील करते हैं कि एनिमी कैंप से उनके बराबर की स्पिरिचुअल फोर्स एम की गई है। मेट्रियास अलर्ट हैं। अगर लेलिन और बाकी दोनों नीचे गए, मतलब नीचे आए, तो मेट्रियास तुरंत अटैक करेंगे। एक सेटलमेंट रैंक 2 लेवल पर जो पहले मूव करे वो नुकसान में होगा। मतलब उधर भी 3 है, इधर भी 3 है। ये लोग अटैक करेंगे, वो भी आएंगे। अगर वो लोग अटैक करेंगे तो ये लोग भी जाएंगे। लेलिन शांत रहता है, कोई बात नहीं, हमें नीचे जाने की जरूरत नहीं। वो कह रहा था। लेलिन काम लिख कहता है फिर से, शुरू करो। फेंडिक्स की रिंग रेड ग्लो करती है। एकदम कमांड सिटी वॉल्स तक पहुंच जाते हैं। वॉल पर खड़े ऑफिशियल मैगस चिल्लाते हैं, एक्टिवेट वीगन। सारे स्पेल एकदम न कास्क पर एम किए जाते हैं। रंबल के साथ कास्क ब्लास्ट हो जाते हैं और अंदर से निकलते हैं एक मडी डार्क रेड लिक्विड, बिल्कुल अनसेटल्ड रेड वाइन जैसा। वो जमीन पर गिरता है और हवा में मिलता है और एक लाल धुंध रेड मिस्ट पूरे सिटी वॉल को ढक लेती है। डार्क एल्फ का गोल्डन आर्मर वाला कमांडर चिल्लाता है, टॉक्सिक अटैक, अपनी डिफेंसिव रूइंस एक्टिवेट करो। नाइट के आर्मर पर मल्टी कलर्ड रेज एक्टिवेट हो जाते हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर। और नाइट बिल्कुल अनडॉन्टेड फिर से चार्ज करते हैं। डार्क एल्व्स का पास वैलिड रीजन था कॉन्फिडेंट रहने का। उनके आर्मर में एकदम प्रोटेक्टिव लेयर है। डार्क एल्व्स के एक हाईली एनर्जी रेस हैं। उनकी बॉडी ड्यूरेबिलिटी ह्यूमन से काफ़ी ज़्यादा होती है। ज़्यादातर जहाँ पर ना जो ह्यूमन मारते हैं ना, उन्हें सिर्फ एकदम हल्का चक्कर या ना एकदम क्या बोलें, हल्का चक्कर जैसा थोड़ा बहुत खरोच आता है। ह्यूमन ने पहले भी पॉइजन ट्राई किया था उन लोगों के ऊपर, लेकिन ज़्यादा नुकसान उनका खुद का हुआ था और फिर उन्होंने ये आइडिया छोड़ दिया था। तो डार्क एल्व्स कंप्लीटली श्योर हैं ये रेड मिस्ट भी उन्हें कुछ नहीं करेगा। एक इलाइट अंडरग्राउंड विंटर स्पाइडर नाइट ग्रैंड नाइट को एकदम हवा में ना उड़ा देता है। अपना लांस उसके सीने में घुसाने ई वाला था ना, और तभी उसके हाथ की पकड़ ढीली हो जाती है। लांस जमीन पे गिर जाता है। नाइट सोचता है, ये क्या हुआ, इस जहर ने मुझे कैसे पैरालाइज किया। मैंने तो मैंने तो रूइंस एक्टिवेट की थी। और फिर जो रियलाइजेशन होता है ना, वो आता है कि ना रेड मिस्ट उसकी डिफेंसिव लेयर से सीधा गुजर गई, जिससे रूइंस थी ही नहीं। इस उसकी स्किन पर बड़े बड़े पीले छाले और ब्लिस्टर फूट पड़े और जितनी जल्दी आए उतनी जल्दी फूट भी गए। नाइट एकदम दर्द भरी चीखें मारने लगा। अटैक! वो ग्रैंड नाइट जो हवा में उड़ा था ना, ये मौका नहीं छोड़ता। वो उठता है, अपना जाइंट स्टील स्वॉर्ड उठाता है और स्लैश, एक लाइन बन जाता है। फिर खून का फाउंटेन। इस एल्फ की नाजुक पेल नेक कट जाती है और उसका सर जमीन पर लुढ़कता लुढ़कता जाता है। सिर्फ नाइट नहीं भाई, यहाँ पर ना अंडरग्राउंड विंटर स्पाइडर भी ना इस पॉइजन से नहीं बचे। उनकी 8 लेग्स धीरे धीरे खराब होने लगी, आंखें बुझ गई और फिर उन्हें अपने ही साथियों की भीड़ में रौंद दिया गया। फेंडिक्स हवा में से ये सब देख रहा है और वो भी शॉक्ड है। ये टॉक्सिन वाकई बहुत पावरफुल है। अगर हम इसे बड़ी क्वांटिटी में बना सके, उसकी आंखें चमक उठती है ये सब देखकर। लेलिन वॉरीली मुस्कुराता है और एक्सप्लेन करता है कि इतना सिंपल नहीं है यार। मैंने ये पॉइजन डार्क एल्व्स की एनाटॉमी स्टडी करके स्पेशली उनके लिए बनाया है। अकेले ये कोई टॉक्सिन नहीं है, इसीलिए उनकी डिफेंसिव रूइंस इसे डिटेक्ट नहीं कर सकती। जब ये उनके बॉडी में इंटर करता है और सर्कुलेट होता है, तो उनके जो होते हैं सिस्टम के साथ रिएक्ट करता है और एक बिनिंग गैस डायरेक्टली, मतलब न्यूरल पॉइजन में ना एकदम बदल जाता है यार, न्यूरल पॉइजन बन जाता है। और फिर लेलिन ऑनेस्टली कहता है, लेकिन ये सिर्फ एक पिटी ट्रिक है। ये ये गैप का फ़ायदा उठाना। इस बैटल के बाद डार्क एल्व्स अपनी रूइंस अपडेट कर लेंगे और फिर ये काम नहीं करेगा। ये है ना लेलिन की जेन्युइन, मतलब जीनियस लेवल एल्केमी है। उसने एक बार का डेविस्टेशन वेपन बनाया जो परफेक्टली टाइमिंग पर यूज किया गया। फीमेल मैगस जेन्युइनली इम्प्रेस्ड है। सर लेलिन का डार्क एल्विस पर रिसर्च हमारे सबसे सीनियर मैगस से भी आगे है। लेलिन एकदम हम्बली कहता है, आपके नए सोच के साथ किसी भी डिस्कशन में मैं स्वागत करूंगा। एक छोटी सी स्वीट मोमेंट, लेकिन फीमेल मैगस सडनली अलर्ट हो जाती है। अभी इस बारे में नहीं, मेट्रियाज एक्ट करने वाले हैं।
एनिमी कैंप से स्पिरिचुअल फोर्स पीक पर न पहुंच रही है। फेंडिक्स अपनी पॉकेट से निकालता है एक शॉर्ट ब्लैक जेंटलमैन केन। उसके ऊपर एक साइज स्पार्कलिंग डायमंड लगा हुआ है। लेलिन स्माइल करता है, कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं बोलता वो। लेलिन सोचता है, नियरली 3000 इलाइट नाइट इस बैटल में थे। आदि डार्क एल्वेन फोर्स इन्हें इतनी बुरी तरह हारते देख के मेट्रियाज एकदम एंसियस हो गए हैं और अब वो मूव कर रहे हैं एनिमी साइड। मतलब एनिमी साइड से एक मीठी फीमेल वॉइस आती है, ब्लैक टोरेंटियल रेन। डोलन सिटी के ऊपर बड़ी मात्रा में एकदम वाटर वेप्योर इकट्ठा हुआ और फिर शुरू हुई काली बारिश, एंडलेस ब्लैक रेन ड्रॉप। जब ये काली बारिश रेड मिस्ट से मिली, एक एक्सप्लोजन, दोनों चार्ड ब्लैक लिक्विड में बदल गए और वो जमीन पर गिर गए। रेड मिस्ट साफ हो गई और वो नाइट जो अभी तक जमीन पर पड़े थे वो एकदम रिवील हुए, जिंदगी और मौत के बीच। मतलब वो लोग बच गए हैं। लिलिन एक्सप्लेन करता है, ये पॉइजन सिर्फ इलाइट अंडरग्राउंड विंटर स्पाइडर नाइट के लिए डिवास्टिंग मतलब बनाया गया था। रैंक 1 मेगस अपनी बॉडी एनर्जी से इसे रजिस्ट कर सकता है और रैंक 2 मेट्रियाज बिल्कुल असर नहीं करेगा। और जमीन एकदम फूट जाती है उसी टाइम में और अंदर से निकले काले बालों के सांप जैसे लड़कियां जो अभी भी ना जिंदा बचे नाइट को ना लपेट के ना कैंप एनिमी कैंप की तरफ ना जो डजन माइल्स पीछे ना खींच ले गई। फिर भी आधे अंडरग्राउंड विंटर स्पाइडर नाइट मर चुके थे यहाँ पर। काला धुआं ना छटता है यहाँ पर और 3 डार्क एल्फ मेट्रियाज अपीयर होते हैं, एकदम गुस्से में लाल हैं। लेलिन केयरफुल्ली देखता है, तीनों मेट्रियाज में डार्क एल्फ्स की खूबसूरती है, लेदर जैसी रिवीलिंग क्लॉथ और बॉडीज एकदम, क्या बोले, हाथ में एकदम whip लेके खड़े हैं। लेलिन अपने दिल में सोचता है, ये तो बिल्कुल मेरे पुराने दुनिया के नेवर माइंड जैसे हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर ना, आगे देखते हैं यार। सेंटर वाली मेट्रियाज डार्क एल्वेन लैंग्वेज में चिल्लाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने घटिया तरीके से हमारे बहादुर सोल्जर को नुकसान पहुंचाने की। मैं तुम्हारा सर काट के एम्प्रेस को तोहफा दूंगा। फीमेल मैगस एक एक जवाब देती है वो एक साथ, अरे वाह, जो डार्क एल्वेस छुप के वार करने में मशहूर हैं वो हमें घटिया तरीके से लेसन दे रहे हैं। लेलिन बस इतना कहता है, बातें बंद, एक्ट करो। लेलिन के आसपास काला धुआं इकट्ठा होता है और एक विशाल काला सांप बनता है जिसके पूरे बॉडी पर पैटर्न है। वो एक मेट्रियाज को अपने अंदर खींच लेता है। लेलिन सोचता है, वो यहाँ बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हैं। वो एक बार में सब खत्म करना चाहता है ताकि वो अपने प्लेन्स पर न काम कर सके। मतलब प्लान्स जो भी है ना, उसके प्लान वान होंगे यार। फेंडिक्स भी काउंटर अटैक का ऑर्डर भेजता है, एकदम रिटेलिएट। सिटी के अंदर से आवाजें गूंजती है, क्लोज गेस्ट। अब यहाँ पर ना गेट वगैरह क्लोज होने लगते हैं, क्रैक करते हुए खुलते हैं। मतलब जो जो क्लोज गेट थे ना वो क्रैक करते हुए खुल रहे थे और नाइट और मैजिशियन की भारी फौज डार्क एल्वेन कैंप की तरफ ना बाहर निकलती है। रेड मिस्ट और पिछली बैटल ने डार्क एल्फ्स को एकदम ताबड़तोड़ नुकसान पहुंचाया था। अब ह्यूमंस एडवांटेज में हैं। लेलिन बैटल से एक मेट्रियाज को ल्योर करता है, उसे सुइटेबल बैटलफील्ड पर ले जाता है। वो सोचता है, रैंक 2 स्पेल की डिस्ट्रक्शन रेंज जो होती है वो बहुत बड़ी होती है। अगर यहाँ लड़े तो दोनों जो आर्मीज को ना नुकसान होगा और डार्क एल्व्स की लो पॉपुलेशन के कारण उन्हें ज़्यादा नुकसान होगा। मेट्रियज भी ये सोचती है। वो एकदम विलिंगली लेलिन के साथ अलग जाती है, लेकिन इंटरनली वो दर्द में है। डार्क एल्व्स को 300 साल लगते हैं सिर्फ एडल्ट होने में। हर सोल्जर एकदम इरेसिप मतलब प्लेस ही नहीं किया जा सकता उनको बैटलफील्ड पर। जो एक ना थर्ड एल्व्स थे वो इसी मेट्रियस के डिसेंडेंट थे। अच्छा, इसके डिसेंडेंट वगैरह हैं। लेलिन उसे एक खाली मैदान पर लेके जाता है, डोलन सिटी से थोड़ी दूर, इवैक्यूएट सिटीज के पास। बेजान सड़कें, ऊंचा घास। मेट्रियस एकदम शांत होती है क्योंकि अब वो एक बराबर के ओपोनेंट के सामने है। वो प्राउडली बोलती है, मुझे एलिसिया कहते हैं, तुम इसका नाम जानने मुझे जो मेरा नाम है जानने के लिए ना लायक हो। लेलिन मुस्कुराता है, मैं लेलिन हूँ। और एकदम से
लेलिन एक झटके में पीछे भाग जाता है। एक शैडो स्पाइडर ने उसे बाइट करने की कोशिश की थी, जो हवा में तैर रहा था। हरे रंग की भयानक आंखें और उसका मुंह क्रंच की आवाज निकाल रहा था। लेलिन एकदम न क्या बोले शौक हो जाता है। क्या तुम्हारे सभी मेट्रियज इतने बेशरम होते हैं? एलिसिया एकदम सेड्यूस करते हुए बोलती है। अलग रेस के खिलाफ फेस की जरूरी नहीं है, हमारे साथ आ जाओ। मतलब अलग रेस के खिलाफ फेस की जरूरत नहीं है, मतलब फेस का कोई लेना देना नहीं है। हमारे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें अपने खानदान के ब्लड लाइन गिफ्टेड करूंगी और अनगिनत इनामें भी दूंगी। वो अपने होठों को चाटती है, अपना बॉडी एकदम दिखाने लगती है। लेलिन सर हिलाता है। सेड्यूस टैक्टिक्स फिर से। लेलिन बोलता नहीं, डायरेक्टली अटैक करता है भाई। वो मनी मन सोच रहा था। वो एक लाल पाउडर बिखेरता है और स्पेल चांट करता है। स्कॉर्चिंग टॉर्च। लाल रेज हवा को चीरते हुए एलियसिया के सामने आते हैं, इतने पावरफुल कि उसका चेहरा पेल पड़ जाता है। एलियसिया भी तुरंत काउंटर करती है। एकदम क्या बोलती है वो, आल्डर्स की। एक वाइट शील्ड उसके सामने आता है। आल्डर्स की ऐसा ही कुछ बोला है यार, जिसके सरफेस पर ना स्पाइडर वेब और फ्लावर का ना डिजाइन बना हुआ है। लड़की है ना, फ्लावर तो बनाएगी। स्corching रे शील्ड पर एक एक करके ना आते हैं, एकदम स्क्रीचिंग साउंड के साथ। क्रैक आने लगती है और फिर एकदम टूट जाती है। एलिसिया की आंखों के सामने वो व्हाइट शील्ड टूट के एकदम बिखर गई। एलिसिया एकदम ड्रेन्ड, एकदम ना वो शॉक में भर जाती है। ये शील्ड अंडरग्राउंड विंटर स्पाइडर एम्पायर का माइंड की ओर से बनी थी। तुमने तुमने इसे तोड़ दिया। फिर वो एक बार फिर डेस्परेट ऑफर देती है। क्या तुम मेरा प्रपोजल मान सकते हो? मेरे खानदान की तमाम फीमेल्स इंक्लूडिंग मी, सब तुम्हारे लिए। लेलिन का डिचार्ड जवाब आता है यहाँ पर। वो बोलता है अपना, लेलिन एकदम सख्त लौंडा बनते हुए, माफ़ी चाहता हूँ, आपकी बातों में कोई सिंसेरिटी नहीं दिखती है। और सिल्वर स्पिरिचुअल फोर्स कंटिन्यूसली फायर होने लगते हैं। लेलिन के लिए बिट्रयल का प्राइस किसी भी रिवार्ड से बहुत ज़्यादा था। यहाँ पर ना लेलिन क्यों नहीं मानता है, क्योंकि ना वो बिल्कुल ना इफेक्ट नहीं हुआ। क्योंकि ना जो इंसान अपनी जो कम्युनिटी को ना धोखा देता है प्रॉफिट के लिए, उसे दूसरा साइड भी ना कभी ट्रस्ट नहीं करता। लेलिन ये बात अच्छी तरह जानता है। और एक और रीज़न, लेलिन को ह्यूमन की डिफेंस पावर पर पूरा पूरा भरोसा था। वो सोचता है कि भले ही ईस्टर्न ट्वाइलाइट्स का प्रोटेक्टर मर भी जाए, ह्यूमन इतने कमज़ोर नहीं है कि एक्सटिंक्ट ही हो जाएंगे। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। लेलिन मतलब डराया नहीं, वो एक्साइटेड हो गया। क्यों? क्योंकि एआई चिप ने जो रैंक 2 स्पेल मॉडल डिड्यूस किया था, उन्हें टेस्ट करने का परफेक्ट मौका मिल गया था उसको। लेलिन बेसिकली एक मैड साइंटिस्ट है जो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए दुश्मन को गेन्युआ पीक बना रहा है। लेलिन ने पहले मूव किया, शैडो फ्लेम्स। ये कोई ऑर्डिनरी फायर नहीं थी, ये एक रैंक 2 स्पेल थी जिसमें ना डार्कनेस और फायर दोनों एलिमेंट, मतलब दोनों एलिमेंट थे। और इसका पावर डिग्री जो है वो 120 डिग्री प्लस एलिमेंट एसेंस कन्वर्जन का बोनस भी है। लेलिन ने ये स्पेल अपनी पुरानी स्पेल लैटिन फायरवॉल को इवोल्व करके बनाई थी। पिछले 10 सालों में उसने नेचर अलायंस और दूसरी गिल्ड से काफ़ी सारे रैंक 2 स्पेल मॉडल कलेक्ट कर लिए थे। डोलन में रहते वक्त और भी मॉडल्स एक्सचेंज किए थे। और लक से उसने 2 डैमेज रैंक 2 मॉडल भी ना हासिल किए थे, जिन्हें एआई चिप ने रिस्टोर कर रखा था। ये लेलिन की प्रिपरेशन का लेवल है भाई। किस लेवल पर प्रिपरेशन करता है। एलिसिया चुप नहीं बैठी। उसने अपना whip निकाला और हवा में क्रैक किया एक सोनिक बूम के साथ। फिर उसने अपना फेमिलियर समन किया, अंडरग्राउंड फ्रॉस्ट स्पाइडर। ये कोई आम स्पाइडर नहीं था, वाइट जेड जैसी दिखने वाला, ब्लड रेड लाइंस के साथ। एक म्यूटेशन था अंडरग्राउंड विंटर स्पाइडर का। एआई चिप ने तुरंत स्कैन किया। स्ट्रेंथ 35, वाइटलिटी 46.9, स्पेशली मतलब स्पेशल एबिलिटी जो है आइस थ्रेड और जो फायर टाइप के मैगस के लिए ना बने होते हैं। स्पाइडर ने लेलिन को आइस थ्रेड का ककोन में ना बंद कर दिया। एलिसा का प्लान सिंपल था, फायर मैगस को इस आइस से रोक दो। लेकिन लेलिन मुस्कुराया और बोला, क्या पिटी है, मेरी शैडो फ्लेम मेनली फायर नहीं है। मतलब शैडो में जो फ्लेम है वो मेनली फायर नहीं है एक्चुअली। बेवकूफ़, ये तो डार्कनेस है। उसने अपनी स्पेल ट्रांसफॉर्म की, फायर कम डार्कनेस ज़्यादा, और फिर इंगेस्ट
एक जाइंट डार्क पिलर ने पूरा आइस ककून निकाल लिया। स्पाइडर चिल्लाया, ककून एक्सप्लोड हुआ और फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। एलिसिया ने अपना ट्रू फॉर्म रिवील किया। वो अपने स्पाइडर फैमिलियर के साथ फ्यूज हो गई, हाफ ह्यूमन हाफ स्पाइडर, एक मॉन्स्टरस फॉर्म। लेनिन के मन में आया कि ये उसके सबऑर्डिनेट स्क्रिल जैसी लगती है। स्क्रिल, हाँ हाँ वही यार, था ना इसका सबऑर्डिनेट स्क्रिल, जो ना खुद खुद भी ना आधा इंसान आधा स्पाइडर था। लेकिन स्क्रिल ने ये मेडिटेशन मतलब मेडिएशन से ना किया था, जबकि एलिसिया ने लिटरली अपनी सोल स्पाइडर से मर्ज कर ली थी। बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में। एलिसिया ने एक वाइट जो होता है ना एस्किमेटर निकाली आइस पावर के साथ और फिर इनविजिबल हो गई। डार्क एल्फ का सिग्नेचर मूव। लेलिन जानता था ये टैक्टिक्स, वो खुद एक डार्क मैगस है। ये सब चीजें उसने खुद उसे ही मतलब ना यूज की है ये सब चीज। तो वो काम खड़ा रहा और वेट किया उसने। पहले एलिसिया का एक अटैक आया। लेलिन का बॉडी एक पैंथम था। लेलिन साइड में एकदम ना खड़ा हुआ था, मेटेरियलाइज हो रहा था। एलिसा हंसी तो खुद ट्रैप में गिर गया। और दूसरी साइड से असली अटैक आया, एक वाइट स्टिकी वेब। उसने लेलिन के ट्रैप कर लिया। कोरसिप सांप उसके बॉडी में ना एकदम ना सीप करने लगा। एलिसिया सामने आई एकदम, उसने स्कीमेटर, ये हथियार का नाम है यार, कौन सा होगा, होगा होगा यार कुछ। लेलिन का सर उड़ा मतलब उड़ाना चाहती थी और बूम के साथ जो उसका लेलिन का सर उड़ाया था ना, वो एक्चुअली ना एक इल्यूजन था जो डार्कनेस पार्टिकल का केज बन गया। एलिसिया को एकदम बंद कर दिया। रैंक 2 स्पेल इल्यूजनरी बॉडी सेकेंड स्टेज। लेलिन का मास्टर मूव, इसने सेकेंड स्टेज भी बना लिया है। अब लेलिन सामने आया रियल बॉडी के साथ, हाथ में एक ब्लैक स्पीयर और रेड फ्लेम्स, एकदम लांस ऑफ कोरिजन। उसने स्पीयर फेंका, फेस एकदम ना स्पेस जो होता है ना वो एकदम फटने लगे। जहां से गुजरी एलिसिया ने देखा और समझा कि ये तो बर्बादी है। उसने एक डेस्परेट मूव किया, स्पाइडर को सेक्रीफाइस कर दिया। स्पाइडर का बॉडी स्वेल हुआ, एक्सप्लोड हुआ, एक काउंटर फोर्स क्रिएट की मैसिव एक्सप्लोजिशन के साथ। दोनों फोर्स कोलाइड हुए, भाइट डिस्ट्रॉयड हुआ, बैम बैम बैम। और जब स्मोक क्लियर हुआ ना, एलिसिया जिंदा थी लेकिन लोअर बॉडी बैडली इंजर्ड, खून बह रहा था। वो रिट्रीट कर गई, एक ब्लड स्ट्रिक बनाते हुए हॉरिजन में। लेलिन ने पीछा नहीं किया। क्यों? क्योंकि ना ये एक सिर्फ एक पैसिव फेवर था ह्यूमन के लिए। एक रैंक टू एग्जिस्टेंस को मारने से परमानेंट जो है एकदम वो वार ना परमानेंट हो जाती, जो लेलिन नहीं चाहता था। स्मार्ट थिंकिंग थी उसकी। हमारा ना अटेंशन अब ना फेंडिक्स की तरफ जाता है। सीन शिफ्ट होता है। वो दूसरी मैट्रियस से लड़ रहा था, जो ना दो रिंग एकदम ना वेयर करती है, मतलब लगाए रखी थी, दो रिंग था उसके हाथों में। वो मैट्रियस बहुत पावरफुल थी यार। फेंडिक्स को डिफेंसिव पोजीशन में ना रोके रखा था। लगता है लेलिन को मतलब ना वहाँ भी ना हेल्प करना पड़ेगा। मतलब ऐसा ही लग रहा है अभी तक तो देख के। मतलब डिफेंस करना है, कर रहा है ना, ये अटैक थोड़ी कर पा रहा है। लेलिन ने तो कुत्ता बना के भेज दिया है उसको। मतलब ना बहुत स्ट्रांग है। ये लोग लड़े जा रहे हैं, बुरी तरह डिफेंड कर रहा है अपना फेंडिक्स। वो मैट्रियाज बहुत स्ट्रांग थी ना। तभी यहाँ पर ना लेलिन अराइव करता है। वो अपनी पहली मैट्रियाज एलिसिया को ऑलरेडी चीज कर चुका था और अब डायरेक्टली फेंडिक्स की हेल्प के लिए ना आया था। पहला मूव करता है अम्रा हैंड, शैडो से एक जाइंट हैंड बन जाता है, मैट्रियाज को रोक लेता है। मतलब एंट्री की मतलब ड्रामेटिक एंट्री की है उसने। मतलब इधर फिंडिक्स को भी बचा लिया, अपना पावर का भी शो ऑफ कर लिया। लेलिन तुरंत से मतलब फिंडिक्स से सिचुएशन ना मतलब पूछता है। लेलिन बोलता है कितना मैजिक पावर बचा है। लेलिन बोलता है मतलब अपना फिंडिक्स बोलता है हाफ, और एक और बड़ा स्पेल छोड़ सकता हूँ। लेलिन याद करता है कि फेंडिक्स के पास एक डिवास्टेटिंग स्पेल है, वायलेंट थंडर चेन्स, और प्लान बनाता है। मैं उसे ऑक्युपाई करता हूँ, तू स्पेल प्रिपेयर कर। सिंपल एफिशिएंट डेडली। लेलिन का वॉर स्ट्रेटेजी ऑलवेज क्लीन होता है भाई। अब यहाँ पे एक इमोशनल लेयर आता है। फेंडिक्स ने प्लान समझा और फौरन एग्री कर लिया। लेकिन क्यों? क्योंकि ये मैट्रियाज सिर्फ एक एनिमी नहीं थी। ड्यूक फेंडिक्स उसके फैमिली का मेंबर, आर्मी का कमांडर,
इसी मेट्रियस की आर्मी ने मारा था। अच्छा अच्छा, मतलब ये कहना चाह रहा है इसका जो ड्यूक फेंडिक्स है ना, उसका फैमिली मेंबर जो भी है ना, आर्मी का कमांडर, मतलब इसको ना इसके मेट्रियस की आर्मी ने मारा था। मतलब ये एक ना पर्सनल बदला जैसा है। और ऊपर से एक मेट्रियस को मारने पर बहुत सारे मेरिट पॉइंट मिलते हैं। डबल मोटिवेशन था यहाँ पर। थोड़ी देर बाद फेंडिस ने रोर किया। एक डार्जिलिंग ब्लू लाइट ने पूरा एरिया कवर किया। बिजलियों के सांप हवा में एकदम नाचने लगे, मेट्रियस को घेरते हुए। एकदम लाइटिंग स्ट्राइक गिरने लगी और कुछ ही मिनट में सिर्फ राख और कोयला बचा, हवा में गिर रहा था। मेट्रियस खत्म। नो मर्सी, नो एस्केप। ठीक उसी वक्त तीन दूसरे रैंक टू मैगस भागते हुए आए, एकदम ब्रेथलेस, और बोलने लगे कि उनकी मेट्रियाज भी सडनली भाग गई, जैसे कोई सिग्नल मिला हो। उन्होंने देखा था, मतलब देखा तो माउथ पे हाथ रख लिया। एकदम क्या बोले, एक मेट्रियाज पहले ही मर चुकी थी। ये था चेन इफेक्ट। एक मेट्रियज की मौत ने पूरी डार्क एल्फ आर्मी का मोरल तोड़ दिया। डोलन सिटी के सीज खत्म। और इसके बाद ना लिलिन और फेंडिक्स ने रुकने का नाम नहीं लिया। मोमेंटम पर पे न सवार होकर वो लोग दूसरे सिटीज पे न एकदम बचाने के लिए चले गए। स्टेप बाय स्टेप डार्क एल्फ्स को ईस्ट से बाहर धकेल दिया गया। पहली बार ह्यूमन के लिए उम्मीद की किरण आई थी। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, मेट्रियज मर गई। उसके मतलब करने के बाद ना मेरिट पॉइंट लेलिन ने सब फेंडिक्स को न दे दिए। क्या मतलब लेलिन को रेपुटेशन नहीं चाहिए? नहीं, वो डेलिबरेटली ना लो प्रोफाइल रहना चाहता है। ये उसकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का ना हिस्सा था। मतलब उसको भी कुछ मेरिट पॉइंट मिले थे, लेकिन लेलिन ने सब फेंडिक्स को दे दिया। और फेंडिक्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था। फैमिली गरज, पर्सनल रिवेंज। तो लेलिन ने खुशी से ये फेवर किया। प्लस फेंडिक्स पहले भी उसकी हेल्प कर चुका था। एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट किया था उसके ऊपर। अब ना सीन कंप्लीटली शिफ्ट होता है एक और सिटी में, और हम मिलते हैं एक नए कैरेक्टर से। क्या नया भाई, ये आरोन है भाई। वो एक ग्रे टैटर्ड क्लॉक में छुपा हुआ था। चेहरा एकदम सूट से ढका हुआ, रिंग से अपनी एनर्जी फ्लक्चुएशन हाइड कर रहा था। मतलब अपने आप को छुपा रहा है। पूरे सिटी में सेलिब्रेशन चल रही है। ईस्ट में विक्ट्री की खबर आई थी। नोबल कमनर नाइट सब सड़कों पर निकल आए, खुशी मना रहे थे। सिटी मास्टर ने खुद पब्लिक के लिए खाना खिलवाया था। आरोन के मन में एक वाइज ओल्ड मैन ग्रैंडपा मर्लिन ने एग्जिस्ट करता है, जो उसे गाइड करता है। मर्लिन ने वार्निंग दी, यहाँ रुको मत। माम्बो फैमिली इस सिटी की कंट्रोलर है, तुमसे ज़्यादा पावरफुल है, अभी निकल जाओ। आरोन ने सुना और भाग गया यहाँ से। लेकिन कुछ ही मिनट बाद एक पिंक गाउन वाली वुमन वहां आई, रेड फ्लेम के साथ, और चिल्लाने लगी, उसने हमारे फैमिली के सबसे प्रीशियस ट्रेजर चुराए लिए, सील द सिटी। दोस्तों, आरोन ने टीयर ड्रॉप जेमस्टोन चुराया था, माम्बो फैमिली का मोस्ट प्राइज पोजीशन, ऐसा ही कुछ होगा भाई। ये स्पेल विस्पेल कुछ होगा, देखते हैं आगे पता चलेगा। यहाँ पर क्लियरली बताया नहीं गया है। आरोन बहुत मुश्किल से सिटी से निकला था, कई क्लोज शिप्स के बाद, और एक अंडरग्राउंड मतलब कास्ट केव में छुप गया। वो इंट्रांस बंद किया, डिफेंसिव स्पेल फॉर्मेशन एक्टिवेट किया, और फिर रिलीफ की सांस ली। वो मर्लिन से कंप्लेन करने लगा, एक आइटम के लिए इतना डेंजर। मर्लिन ने समझाया कि टीयर ड्रॉप जेमस्टोन सबसे मुश्किल मटेरियल था मेटियोर स्वॉर्ड बनाने के लिए। बाकी मटेरियल एकदम कंपैरेटिवली इजियर हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, आयरन के बॉडी पर वीकनिंग कर्स था। अगले 2 महीने तक वो सिर्फ एक्लोइटी लेवल की स्ट्रेंथ जो है वो यूज कर सकता था। मतलब मेजर सेटबैक है। आरोन ने फ्रस्ट्रेटेड होकर मर्लिन से पूछा, सेक्रेट फ्लेम में क्विकली एडवांस करने का कोई तरीका है? मर्लिन मुस्कुराया और एक शॉकिंग सीक्रेट बताया उसने। सेक्रेट फ्लेम एक यूनिक मेडिटेशन टेक्निक है। ज़्यादातर हाई ग्रेड मेडिटेशन जितनी मतलब टेक्निक्स जितनी आगे बढ़ो उतनी मुश्किल हो जाती है, लेकिन सेक्रेट फ्लेम अलग है। ये डेस्टिनी की पावर को यूज करके एडवांस करता है। मतलब जितना ज़्यादा तुम डेस्टिनी में इंटरफियर करो उतनी तेजी से एडवांस करोगे। आरन का रिएक्शन देखो। तो अगर मैं ट्वाइलाइट जोन में क्योस मचाऊं तो मॉर्निंग स्टार मैगस बन सकता हूं? मर्लिन ने रूथलेसली रिप्लाई किया, सपने देख,
डेस्टिनी की रिवर इतनी पावरफुल है कि सिर्फ उसे छू लेने से तुम पाउडर बन सकते हो। मर्लिन ने खुद हंड्रेड्स ऑफ ईयर सेक्रेट फ्लेम ट्रेन किया और फिर भी सिर्फ डेस्टिनी के फुट स्टेप फॉलो किए, स्पीड अप किया, चेंज नहीं किया। एक इमोशनल बैक स्टोरी रिवील होती है। आरोन एक ऑफिशियल मैगस बना, अपनी गिल्ड से बदला लिया, पर रिजल्ट एक्सपेक्टेड से बहुत कम था। वो नोबल से उसकी फियन से चुरा के ले गया था, मतलब उसने चुरा के ले गया था। उसके पास एक मैगस फैमिली की बैकिंग थी। आरोन सिर्फ एक सॉरी ले सकता था बस। मतलब वो जाके बदला बदला तो लेगा, लेकिन वो लोग क्या बोलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सॉरी तो बोल सकते हैं। इसी ह्यूमिलेशन ने आरोन को पावर की भूख से भर दिया। यही रीज़न है कि वो वंडर कर रहा है, एकदम घूम रहा है, मीटियोर स्वॉर्ड के मटेरियल गैदर कर रहा है और अब डेस्टिनी के साथ खेलने को तैयार भी है। आरोन ने सेक्रेट फ्लेम मेडिटेशन में न बैठे, मतलब डेस्टिनी की रिवर में न झांका उसने। एक मतलब आधा घंटे बाद वो दर्द से एकदम चिल्लाते हुए ना बाहर आया। हैप्पी, बहुत हैप्पी। उसका माइंड जो था बहुत हैप्पी हो गया था। उसने दो फ्रैगमेंट विजन देखी थी। विजन वन में ये दिखाया गया था कि सेंट्रल टॉयलेट जोन में एक ब्लैक रोब वाला यंग मैगोस कुछ ना टीन एजर को एड्रेस कर रहा है। उनकी आंखें ब्लेजिंग थी। मैगोस के पीछे एक ट्विस्टेड स्पाइडर इमेज दिखती थी। विजन टू, डार्क एल्वेन एम्पायर में एक टीनेजर अंडरग्राउंड विंटर स्पाइडर पर सवार है, खुश हो रहा है। साथ में एक डार्क एल्फ मुस्कुरा रहा है। क्या ये मतलब क्या है भाई ये? क्या आप क्या बोले भाई, क्या देख रहा है ये? मतलब पहचान रहे हो तुम? पहली विजन में ना वो लेलिन है। एक्चुअली मेरे को भी, मैंने भी गेस किया वो लेलिन हो सकता है। और दूसरे विजन में शायद कोई और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो बाद में आ सकता है। दूसरा वाला बताया नहीं गया है। आरोन ने रिजॉल्व किया, यही तो लोग हैं जिनके अराउंड डेस्टिनी की पावर कन्वर्ज होती है। उसका प्लान अब क्लियर था। इनके पास जाओ, उनका ट्रस्ट जीतो और डेस्टिनी को इन्फ्लुएंस करो सेक्रेट फ्लेम एडवांस करने के लिए। और फिर आरोन एकदम ना मन ही मन बोले, क्या बोले यार, बहुत हंसने लगा। एक मैड लाफ्टर और उसकी आंखों में इंसैनिटी की एक झलक दिखी। जब वक्त आएगा तुम सब मरोगे। मतलब ऐसा ही कुछ कर रहा था। और जो मतलब डेथ एंड इंसैनिटी, ये चैप्टर का टाइटल है। एक मैट्रियस की डेथ और एक नए कैरेक्टर की ग्रोइंग मैडनेस दिखा रही है। आगे देखते हैं यार। अब ना सीन शिफ्ट होता है। अब ना हमको ना लेलिन का सीन दिखाया जाता है। युद्ध जो था ना, वार ख़त्म हो चुका था और हमारा हीरो मतलब लेलिन वो आराम से कॉफ़ी पी रहा है अपनी विला में। एआई चिप ने, मतलब एआई चिप से सीन रिसीव कर रहा है। दो स्पेसिफिक लोगों को मॉनिटर कर रहा है, बेल और लॉन्ग बटम को, मतलब बाइलिन और लॉन्ग बटम को। ये एक ना मैसिव रिवील है। लेलिन ने इन दोनों को चिल्ड्रन ऑफ डेस्टिनी के रूप में ना आइडेंटिफाई किया है। मतलब ट्वाइलाइट जोन के इस एरा जो है ना, इसका ना ये दोनों ना चिल्ड्रन ऑफ डेस्टिनी है। लेलिन इन्हें कंपेयर करता है। बाइलिन एक हीरो, उसने बायो बूस्टर बनने का ना पाथ ढूंढा और एक अंडरग्राउंड विंटर स्पाइडर एम्परर को सबड्यू किया, जो ऑलमोस्ट रैंक टू मैगस के बराबर है। लॉन्ग बॉटम एक रेबेल, वो एक रिवॉल्यूशन खड़ा कर रहा है। गिल्ड से नाराज वंडरिंग मैगस को गैदर कर रहा है। कॉमन एक्लोइटी को हाई ग्रेड मेडिटेशन टेक्निक दे रहा है। सिस्टम को तोड़ रहा है अंदर से। लेलिन खुद एप्रिसिएट करता है कि लॉन्ग बॉटम की स्ट्रैटेजी इनजेन्युअस है, क्योंकि मैगस वर्ल्ड को तोड़ने के लिए पहले उनके रैंक्स में तोड़ मतलब ना एकदम टूट पड़ते हैं। मतलब ये कहना चाह रहा है कि ना अब ना मैगस वर्ल्ड को ना तोड़ने के लिए पहले पहले जो है ना उनके रैंक्स होते हैं ना, रैंक में टूट फाड़ करनी पड़ती है। लेलिन एक बहुत डीप ऑब्जर्वेशन करता है। रेवल्स सिर्फ वो हीरोज होते हैं जो हार गए। अगर लॉन्ग बॉटम जीता तो हिस्ट्री में एक लेजेंड बनेगा। अगर बाइलिन ने उसे हरा दिया तो वो एक ट्रेटर के रूप में रिकॉर्ड होगा हमेशा के लिए। कोई भी जीते वो हीरो होगा, ना कोई सही है ना कोई गलत है। यही है पावर ऑफ नैरेटिव, मतलब कहानी का सुनाने का तरीका। हिस्ट्री लिखते हैं विनर लोग। लेलिन कॉन्फिडेंट है कि फाइनल बैटल इन दोनों के बीच होगी और डेस्टिनी का फोर्स इन्हें क्विकली पावर देता रहेगा।
मतलब रहेगा उस बैटल तक। अब लेलिन एक इंटरेस्टिंग सेल्फ रिफ्लेक्शन करता है। उसने रियलाइज किया कि बाइलिन जो उसका फॉर्मर स्टूडेंट था, उसने भी लेलिन से कुछ बेनिफिट लिए थे। लेलिन थोड़ा स्कैर्ड हुआ, अगर मैं उसके साथ रहता तो क्या मैं वो ग्रैंडपा बन जाता जो डेस्टिनी के बच्चों को टेक्निक देता है। क्या सोच रहा है अपने आप को? तू भाई तू ना इतना छोड़ो, आगे देखते हैं। ये कंसेप्ट ग्रैंडपा हैंडलिंग आउट टेक्निक, ये नोवेल में एक रनिंग जोक है भाई। डेस्टिनी के चिल्ड्रन को रैंडमली पावरफुल मेंटोर मिलते रहते हैं। लेलिन ऑलमोस्ट एक ऐसा मेंटोर बन गया था बिना जाने। उसने डेलिबरेटली बाइलिन को चूज किया था पोर्टर टाउन में, कि ये मतलब कितना प्रोबेबिलिटी, कितना लाख डेस्टिनी का हाथ था या नहीं, कुछ पता नहीं था उसको। तभी ईआई चिप अलर्ट देता है, टारगेट आरन में इंस्टेबिलिटी डिटेक्ट हुई है, अर्ली स्टेज ऑफ मेंटल ब्रेकडाउन। लेलिन सीरियस हो जाता है। ये सेक्रेट फ्लेम मेडिटेशन टेक्निक का साइड इफेक्ट है। सेक्रेट फ्लेम ओरिजिनली बोटेली फैमिली का था। ट्रेडिशनली सिर्फ एक ही इंसान एक जनरेशन में सक्सेसफुल ट्रेन कर सकता था। बाकी लोग हैं मेंटल ब्रेकडाउन से मर जाते थे। लेकिन लेलिन ने एआई चिप से सेक्रेट फ्लेम मॉडिफाई करवाया था और काफ़ी लोग उसे ट्रेन कर रहे हैं सीक्रेटली, कोइंसिडेंट्स की तरह डिस्गाइज करके। ये सब उसके गेन्युआ पिग हैं, एक्सपेरिमेंट टूल हैं। एआई चिप एक हॉरिफाइंग कंक्लूजन देता है, ये सब एक दूसरे को मारने के लिए मजबूर होंगे तभी सेक्रेट फ्लेम कंप्लीट होगा। मतलब जितने भी लोग सेक्रेट फ्लेम ट्रेन कर रहे हैं उन्हें एक दूसरे को किल करना होगा, सिर्फ एक सर्वाइवर हो सकता है। लेनिन ने मुस्कुरा के कहा, यह सेक्रेट फ्लेम तो एक फ्रॉड है। उसकी रिएक्शन कूल, एकदम कैलकुलेशन, ऑलरेडी सोच रहा है कि इन लोगों की प्रोफेटिक पावर का अपने फायदे के लिए कैसे यूज करें। अभी भी अपना फायदा दिख रहा है। 5 दिन बाद एक न अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आता है, प्रोटेक्टर लोगन, ईस्टर्न ट्वाइलाइट जोन का प्रोटेक्टर। डायरेक्टली लेलिन की विला में एकदम धमाका धूमधाम, साथ में एक क्या बोले वो, एकदम ना धूमधाम आता है। जाइंट मेटेलिक लाइफ फॉर्म पर चीज़ इतनी बड़ी थी कि ना गार्डन में एकदम डस्ट क्लाउड ना बना लिया गया था। लोगन ने अपोलाइज किया, मीटिंग सीजन में कंट्रोल करना मुश्किल है, और लेलिन ने कैजुअली अंदर इनवाइट कर लिया। ये एक ना फनी मोमेंट है। मतलब वो किस चीज़ में आया है भाई, किसी मॉन्स्टर वगैरह में आया है और उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि ये उसका मीटिंग सीजन है यार, मीटिंग सीजन। छोड़ो, सेलिन भी वहाँ थी। लोगन एक जाइंट ग्रिल्ड फिश की तरफ ना तारीफ कर रहा था, जाइंट या ग्रिल्ड फिश ऐसा ही कुछ है। लेलिन ने बताया ये एक हाइब्रिड फिश है जो उसने खुद बनाई है। मैम हर फिश और बारक्यूड, जो क्या है इसका नाम, बाराक्यूडा, हाँ बाराक्यूडा को क्रॉस करके मेंबर और बाराक्यूडा, एक ब्लड लाइन एक्सपेरिमेंट का एक्सीडेंटल रिजल्ट था ये। लेकिन ये फिश सिर्फ टेस्टी नहीं, रैंक टू मैगस का बॉडी स्ट्रेटन भी करता है। लेलिन ने फौरन सेलिन को ऑर्डर दिया एक लार्ज एक्वा फार्म खोलने का, मास प्रोडक्शन के लिए। एक और बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है उसने पकड़ ली थी। और सेलिन वो सोच रही थी कि लेलिन गिल्ड के लिए काम कर रहा था, एक्चुअली वो ब्लड लाइन एक्सपेरिमेंट ना छुपा रहा था। लेलिन ने मिस अंडरस्टैंडिंग ने क्लियर नहीं की, इंजॉय किया। मतलब ये है कि ना सेलिन सोच रही थी कि लेलिन गिल्ड के लिए कितना काम कर रहा है, उसने ऐसा जो फीस वीस है बना लिया। लेकिन एक्चुअली वो तो एक्सपेरिमेंट कर रहा था और फेल हो गया। फेल भी ऐसे हुआ कि फेल भी नहीं बोल सकते। और खाना ख़त्म होता है यहाँ पर। लोगन ने काम की बात की यहाँ पर। मेन सेंट्रल रीजन के गिल्ड्स अलायंस की तरफ से आया हूँ। नेचर अलायंस को सेंट्रल रीजन में मूव करने का इनविटेशन है। एक लार्ज स्केल गिल्ड का स्टेटस मिलेगा। सेलिन की सांसें रुक गई भाई। ये तो नेचर अलायंस का और पूरी ट्वाइलाइट जोन के हर गिल्ड का अल्टीमेट ड्रीम था। सेंट्रल रीजन सबसे डेंस पॉपुलेशन वाला, सबसे पावरफुल एरिया है। लेकिन लेलिन वो कुछ और ही सोच रहा था। सीधा पूछा, क्या सेंट्रल रीजन की सिचुएशन इतनी बुरी हो गई है? लोगन का एक्सप्रेशन होता है ना, वो फ्रीज हो गया। फिर वो वॉरेली हंसा। और यहाँ पर हम लोग वीडियो ख़त्म करते हैं। लेलिन इंस्टेंटली समझ गया कि ना ये इनविटेशन सिर्फ गुडविल नहीं है, सेंट्रल रीजन को एक्चुअली ना हेल्प चाहिए, इसलिए इतना बड़ा ऑफर आ रहा है। एक डेस्परेट मूव है, मतलब वहाँ पर कुछ तो होने वाला है।
और इस चैप्टर में 3 मेजर थिंग। पहला, बाइलिन और लॉन्ग बॉटम का डेस्टिनी, चिल्ड्रेन के रूप में कन्फर्मेशन और लेलिन की उनके बारे में कोल्ड कैलकुलेटेड एनालिसिस। दूसरा, सेक्रेट फ्लेम का डार्क सीक्रेट, ये एक डेथ मैच टेक्निक है। लेलिन के सारे गेन्युआ पिक इवेंचुअली ना एक दूसरे को मारने पर ना मजबूर होंगे। तीसरा, सेंट्रल रीजन का इनविटेशन, जो क्लियरली एक डेस्परेशन साइन है, कुछ बड़ा हो रहा है वहाँ जो हम अभी तक ना नहीं जानते। और सबसे इम्पोर्टेंट, लेलिन हमेशा एक कदम आगे सोचता है। जब बाकी लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, वो ऑलरेडी नेक्स्ट 5 मूव्स प्लान कर चुका होता है। तो बाय बाय भाई लोग, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।